हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस को, अगर हमने कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है तो उसको कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, वो उस सब्सटेंस की क्या होगी, डेट इज़ हीट कैपेसिटी। जनरली जो हीट कैपेसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, याद रखना, किसी भी सब्सटेंस के मास के ऊपर, देन चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, आफ्टर दैट एंड नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, कि वो जो सब्सटेंस है वो किस मटेरियल से बना है। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगी किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए। आपके पास कंसिडर कीजिए दो ब्लॉक्स हैं, एक है एल्युमिनियम का ब्लॉक, दूसरा है आयरन का ब्लॉक। एल्युमिनियम है, एक है आयरन का ब्लॉक। दोनों के जो मासेस हैं कंसिडर कीजिए, वो दोनों के मासेस सेम है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। आपने इन दोनों को हीट किया है। हीट करने पर हीट किया दिस वन एल्युमिनियम एंड आयरन ब्लॉक। तो हीट करने के बाद आप ये चेक करोगे, आपने जो हीट किया है इनको सेम टेम्परेचर पे किया है। तो हीट करने के बाद ये हैं आपके अब एल्युमिनियम एंड आयरन ब्लॉक्स। हीट करने के बाद आपने क्या करना है, इन ब्लॉक्स के ऊपर एक आइस क्यूब रखनी है, एक इधर भी एक इधर भी। तो आप चेक करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आइस का मेल्टिंग रेट होगा वो दोनों केसेस में डिफरेंट होगा। एल्युमिनियम के केस में जो के ऊपर जो आइस रखी है वो अलग रेट से मेल्ट करेगी, और आयरन ब्लॉक के ऊपर जो आइस रखी है वो अलग अपने रेट से मेल्ट करेगी। तो यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हुई कि अलग अलग मटेरियल्स की हीट गिव ऑफ की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। आइस यहाँ पे इसीलिए मेल्ट हो रही है क्योंकि एल्युमिनियम एंड आयरन ब्लॉक्स काफ़ी गर्म हैं, तो ये अपनी हीट किसको रिलीज कर रहे हैं, आइस को, इसीलिए आइस मेल्ट हो रही है। तो मतलब एल्युमिनियम और आयरन के मटेरियल की हीट गिव ऑफ की जो कैपेसिटी है वो दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ से यही प्रूव हुआ कि जो अलग अलग मटेरियल की हीट गिव ऑफ की कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। चाहे हमने दोनों के मासेस सेम लिए और उनको सेम टेम्परेचर पे हीट किया दोनों को, फिर भी मटेरियल की हीट गिव ऑफ की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट थी। नेक्स्ट केस में हमने देखना है, यही फिर से सेम ब्लॉक्स कंसिडर कीजिए, एल्युमिनियम एंड आयरन ब्लॉक्स। अब इनके जो मासेस हैं वो आपने अब डिफरेंट लेने हैं। लेट्स से इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इनको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट किया है आपने। इसको T1 टेम्परेचर तक, इसको T2 टेम्परेचर पे हीट किया है। अगेन फिर से आपने इसके ऊपर हीट करने के बाद इनके ऊपर एक आइस क्यूब्स रख देने हैं, एल्युमिनियम के ऊपर अलग से, आयरन के ऊपर अलग से। तो आप देखोगे अगेन क्या होगा, जो आइस का मेल्टिंग रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है जी, क्यों, अगेन अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे अब आप चेक करोगे आइस का मेल्टिंग रेट डिफरेंट होगा। तो यहाँ से फिर से यही चीज़ फिर से प्रूफ हुई कि जो अमाउंट ऑफ, क्योंकि टेम्परेचर्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो अमाउंट ऑफ हीट गिव ऑफ की जो कैपेसिटी है वो अगेन क्या है, डिफरेंट है। मींस जो हीट कैपेसिटी है वो किसी भी मटेरियल की किस पे डिपेंड करेगी, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी, उनके मासेस पे, टेम्परेचर्स पे और नेचर ऑफ मटेरियल्स पे। देन इसके यूनिट्स हैं। अब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जनरेट करते हैं। कंसिडर कीजिए आपके पास एक मटेरियल था जिसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर था, कोई रूम टेम्परेचर कंसिडर कर लो T1। आपने फिर उसको हीट किया और उसका टेम्परेचर बढ़ गया ऑब्वियसली, तो उसका टेम्परेचर राइज हो गया T2। हियर T2 ऑब्वियसली ग्रेटर देन T1। तो आपने जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इसके लिए आपने इसको ऑब्वियसली हीट प्रोवाइड की है। हीट का सिंबल होता है कैपिटल Q, याद रखना। हीट क्या है, Q, दैट इज Q अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू दिस सब्सटेंस
टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ी थी, सिंपल हीट कैपेसिटी की, कि कितनी हीट चाहिए किसी भी सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है S। तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेट इज S हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस या टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे कितना चेंज आया टेम्परेचर में, डेट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। डेल्टा टी क्या है, डेट इज चेंज इन टेम्परेचर, ये आपने कितनी हीट प्रोवाइड की, डेट इज क्यू हीट प्रोवाइड करने पर बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आया, डेट इज डेल्टा टी। ये है आपका फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी का। तो इसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स होंगे ऑब्वियसली हीट के यूनिट होते हैं। हीट क्या है, जस्ट एनर्जी है, तो उसके यूनिट क्या होंगे, जूल। और टेम्परेचर के यूनिट होते हैं सेल्सियस या केल्विन इनवर्स। देन तो यूनिट्स हो गए इसके SI, जूल, सेल्सियस इनवर्स, और CGS यूनिट हो जाएंगे इसके जूल, केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब पिछली डेफिनेशन और और ये वाली डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, ये अब हमने 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस तो उसको कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसकी होगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगेन यहाँ पे फिर से अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ऑब्वियसली। अगर हम किसी बॉडी को कूल डाउन करते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी बॉडी का अमाउंट ऑफ हीट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके टेम्परेचर पे, है ना। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें हीट बढ़ जाती है, अगर उसका टेम्परेचर कम करते हैं या उसको कूल डाउन करते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट कम हो जाती है उस बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो सबसे पहले बात करेंगे जो अमाउंट ऑफ हीट है किसी भी सब्सटेंस की वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो उसके मास पे। हमने पिछले एग्जांपल में कंसिडर किया था एल्युमिनियम और आयरन ब्लॉक्स का। पहले केस में हमने सेम मास लिया और दूसरे केस में जब मासेस डिफरेंट लिए थे तो हमने चेक किया था कि जो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस वो डिफरेंट था। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। दूसरी बात, जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, चेंज इन टेम्परेचर पे, दैट इज डेल्टा टी, कि उसमें कितना राइज और फॉल हो रहा है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हीट की वैल्यू उसमें बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज हो रहा है, अगेन उसमें हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। देन आफ्टर दैट तो उन दोनों को आपने फिर कंबाइन करके लिख देना है, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। तो आपको क्या मिला, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। तो अब प्रोपोर्शनल साइन को हटा के आपने कांस्टेंट लगाना है स्मॉल s। अब ये जो स्मॉल s है ये है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फिर फॉर्मूला बन गया, दैट इज Q अपॉन M डेल्टा T। दिस इज द final expression of specific heat capacity, S is equal to Q upon M delta T। then अब अगर मैं यहाँ पे मास 1 ग्राम लूँ, ये अगर बॉडी का यहाँ सब्सटेंस का मास 1 ग्राम है और उसमें उसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया अप टू 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस किया, कैसे आया, लेट से उसका टेम्परेचर पहले 0 था, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अगर हम m यहाँ पे 1 पुट हो जाए, वो हो जाएगा, डेल्टा टी 1 आ जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर आ जाएगी Q के।
तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, जस्ट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस। देन इसके यूनिट्स हो जाएंगे फिर, ऐसा यूनिट क्या होगा, दैट इज जूल, केजी इनवर्स, सेल्सियस इनवर्स, और सीजीएस यूनिट होगा कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। देन next topic, molar specific heat capacity, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree Celsius। अब क्या है, हमने अब 1 मोल सब्सटेंस लिया है उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, वो है उस सब्सटेंस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब ये जो सब्सटेंस है, लेट्स से एक सब्सटेंस कंसिडर किया है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, n मोल्स हैं, n मोल ऑफ सब्सटेंस कंसिडर किया है हमने, तो उसको कितनी हीट की जो जरूरत पड़ेगी, डेट इज Q, वो डायरेक्ट एक तो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स पे, पहली बात। दूसरी जो अमाउंट ऑफ हीट है अगेन डिपेंड करेगी चेंज इन टेम्परेचर पे। देन हम दोनों को फिर कंबाइन कर देंगे, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, तो आपके पास Q आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड डेल्टा T। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के आपने कांस्टेंट लगाना है, इस कांस्टेंट का नाम है डेट इज C। इस C को लिखा जाएगा डेट इज, इस C को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई Q अपॉन n डेल्टा T। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ गया आपके पास। देन अब ये जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखे जाते हैं, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, C विल बी इक्वल टू Q, n को लिखा मैंने m अपॉन कैपिटल M इन डेल्टा T। तो यहाँ से मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई mQ अपॉन स्मॉल m इंटू डेल्टा T। तो अगर आपने अभी आपने पीछे देखा हुआ डेफिनेशंस में आपने क्या पढ़ा था, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर थी, Q अपॉन m डेल्टा T के बराबर। तो यहाँ पे Q अपॉन m डेल्टा T को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो ये रिलेशन आ गया कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अब यूनिट्स लिख देते हैं। इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन, ये हो गए इसके SI यूनिट, और CGS यूनिट होंगे इसके कैलोरी पर मोल पर सेल्सियस इनवर्स।